गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन। GRAVIT। अब ग्रेविटेशन क्या होता है? हमने अपने आसपास देखा होगा, न्यूटन ने क्या देखा था कि एप्पल पेड़ से नीचे गिरा था, देखा था ना। उसी के ऊपर क्या, उसने न्यूटन के लॉज बना दिए थे। फिर एक हमने देखा होगा, हम बॉल को किक करते हैं तो वो हवा में जाती है, फिर हवा से वापस नीचे क्यों आती है? अगर हमने किक किया तो वो उसको ऊपर स्काई में, आसमान में ही रह जाना चाहिए, है ना। ठीक है, ये सब क्यों होता है? और हमने देखा होगा कि सारे प्लैनेट्स के सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। क्यों रिवॉल्व करते हैं? ड्यू टू ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की वजह से ये सब कुछ होता है। तो ग्रेविटेशन क्या होता है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। ठीक है, क्या होता है ग्रेविटेशन? force of attraction, force of attraction between two objects। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है इन द यूनिवर्स, हमारे ब्रह्मांड में। ठीक है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। अब आप बोलोगे कि मैम, आप बोल रहे हो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो ये मार्कर और इसकी कैप को एक दूसरे से चिपक जाना चाहिए, अट्रैक्ट हो जाना चाहिए ना। लेकिन ये अट्रैक्ट नहीं होते, है ना। अब देखो, ये मैं खड़ी, ठीक है, एक हाथ में है मार्कर और एक हाथ में इसकी ये कैप। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन होना चाहिए। लेकिन मैं कहाँ खड़ी हूं? अर्थ के ऊपर। ठीक है, अर्थ क्या होती है? हमारी बिग मैग्नेट, मतलब बहुत बड़ी चुंबक होती है। कि अब वो एप्पल जमीन पे आके अट्रैक्ट हुआ ना, मतलब अर्थ में क्या था? ग्रेविटी था ना, है ना। तो ये मार्कर और ये कैप एक दूसरे से अट्रैक्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि ये दोनों क्या है? एक बड़ी चीज, मतलब बिग मैग्नेट से क्या होती है? अट्रैक्ट होती है। क्योंकि हमारे अर्थ का क्या होता है? मास ज्यादा होता है और इन दोनों का मास कम है, तो इसलिए एक दूसरे से अट्रैक्ट होने की बजाय ये क्या होती है? हमारी अर्थ से अट्रैक्ट होती है, क्योंकि हमारी अर्थ का मास क्या होता है? हाई। ठीक है, तो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट मास के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, समझ गए ना। तो इसका मतलब, और ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन, धरती ज्यादा ग्रेविटी प्रोड्यूस करती है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अर्थ का क्या हो गया? ग्रेविटेशन की वैल्यू क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। क्यों? बिकॉज अर्थ का मास क्या होता है? ज्यादा होता है। और जितने भी हमारे फंडामेंटल फोर्सेस है, ठीक है, जितने भी सारे हमारे फंडामेंटल फोर्सेस है, उनके अंदर क्या है? जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? इज द वीकेस्ट फोर्स। ग्रेविटेशन होता है हमारा वीकेस्ट फोर्स। ठीक है, लेकिन इसकी क्या होती है? रेंज होती है हाई। अब वो एप्पल जमीन पे आया, मतलब रेंज देखो, ठीक है ना। ग्रेविटेशन हमारा वीकेस्ट फोर्स होता है, और जैसे हमने देखा होगा रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। अर्थ होता है हमारा सिर्फ अट्रैक्शन, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ रिपल्शन का कोई कंसेप्ट नहीं होता, सिर्फ अट्रैक्शन का कंसेप्ट होता है। ठीक है, ग्रेविटेशन होता है वीकेस्ट फोर्स, और लेकिन इसकी रेंज क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसका कुछ ना कुछ मास है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से उसका भी कुछ ना कुछ मास है, एक दूसरे से क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की वजह से क्या करेगा? वो एक दूसरे से क्या होंगे? अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि हमारे यूनिवर्स का लॉ क्या होता है? ग्रेविटी का। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसकी स्टेटमेंट क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, every object in universe attracts
every other object in universe attract other object with a force, कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा किसी फोर्स से, ठीक है, जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मींस ऑब्जेक्ट फर्स्ट ये है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है 1 और एक ऑब्जेक्ट है ये, उसका मास है m2, ठीक है, ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट। मैंने बोला है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, किससे, एक फोर्स से। इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा d, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो f किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, m1 m2 बाय में d स्क्वायर, ठीक है, m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और तो इसने क्या बोला है, तो ये होगी हमारी, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल लॉ। अभी बताती हूँ, देखो कि इसने बोला है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड ये होगी, एक इक्वेशन होगी ये। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दे तो क्या आ गया हमारा, m1 m2 बाय में d स्क्वायर, है ना। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के मैं एक कांस्टेंट लगाती हूँ g, ठीक है, m1 m2 बाय में d स्क्वायर, ठीक है। तो f क्या आ गया, g m1 m2 बाय में d स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ जो g होता है ना, g होता है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमारे यूनिवर्स में, हम हमारे अर्थ पे कहीं भी चले जाएं, किसी भी जगह पे चले जाएं, जी की वैल्यू होती है फिक्स 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये फाइंड आउट करनी नहीं आती, सिर्फ इसकी डायरेक्ट वैल्यू जी की याद रखनी है। अगर हमें जी की वैल्यू निकालनी है इस फॉर्मूले से, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई f इंटू डी स्क्वायर बाय m1 इंटू एम टी, तो ये क्या हो गया g, ठीक है ना। तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, ऐसे निकालोगे, ठीक है। अब ये हमारी एसआई यूनिट कैसे पता चली, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है, और m1 m2 मास किलोग्राम क्या होगा, इसका भी केजी इसका भी केजी, तो किलोग्राम स्क्वायर हो गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसलिए मैंने इस वैल्यू के पीछे ये ऐसा यूनिट लगाई है, ये वैल्यू मल्टीप्लाई दिस, ठीक है। तो ये होती है हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो बेटा आज के लिए आपके लिए इतना ही। आप ये देखो कि ग्रेविटेशन होता क्या है और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की स्टेटमेंट और इसके फॉर्मूले को डिराइव करना ये पेपर में आ सकता है, तो आप इतना कीजिए आज के लिए, ठीक है। थैंक यू।